हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैभव मिश्रा। वेलकम टू कलाम पीसीएस। आज हम लोग यूपी पीसीएस की पेपर 5 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट पेपर 5, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में चेंज हुआ था। अब सिलेबस में जो चेंजेस हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि यूपी स्पेसिफिक 2 पेपर ऐड किया गया है, पेपर 5 एंड पेपर 6। यहाँ पर ऑप्शनल हट गया है। अब इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं उसको हम साइड में रहने देते हैं, फिलहाल जो है उस पर फोकस करते हैं। तो पेपर 5 अगर आप देखेंगे तो पेपर 5 में कुछ पार्ट यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री की है, सब कुछ यूपी स्पेसिफिक है, कुछ हिस्ट्री है, कुछ पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है, कुछ सिक्योरिटी का पार्ट है और कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। एंड देयर आर ऑल्सो सम मिसलेनियस टॉपिक, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह के टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। बात करें अगर मार्क्स की तो पेपर 5 200 मार्क्स का है एंड पेपर 6 भी 200 मार्क्स का है। दोनों मिला लेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शनल के इतना ही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इसमें क्या है, इसमें आपका सिलेबस थोड़ा कम हो जाएगा। ऑप्शनल के इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, तो ये बहुत ही, अगर आप अच्छे से करोगे तो ये एडवांटेजियस पोजीशन में आपको लाकर रख सकता है। प्लस आप देखिए कि जब इससे पहले जब पेपर चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था, तब आप देखिएगा जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहे थे, अगर आप 17-18 इन सब की बात करें, 18-19 में, तो जो पेपर था वो तो सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, अभी नया पेपर ऐड हुआ है, पेपर 5 और 6, ये फर्स्ट टाइम है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक बार अगर पूरा सिलेबस कर जाते हो तो समझो कि सबके शॉर्ट नोट्स बना लो, तो देर आर हाई चांसेस कि आपका पेपर 5 और पेपर 6 भी बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम जो पेपर 5 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो आप देखोगे तो सिलेबस के जो 5th सेक्शन है वहाँ से लिया गया है, जिसमें कि रूरल प्रॉब्लम्स, ट्राइबल इश्यूज एंड अर्बन इश्यूज, ये सारी चीज़ों के बारे में है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ डेटा देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इशू। अब जब भी इशू की बात करें, चाहे वो रूरल इशू हो, ठीक है, या अर्बन इशू है, कोई कोई भी इशू है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ डेटा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा रहेगा तभी तो आप दिखा सकते हो ये इशू है या फिर ये फायदेमंद चीज़ है, ये क्या है, किसी की स्थिति कैसे आप बताओगे, उसको कंपेयर करके डेटाओं के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंपल डेटाज हैं। पहला पॉपुलेशन, तो रूरल अर्बन को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 15.5 करोड़ पॉपुलेशन है और अर्बन की 4.48 करोड़ है, टोटल 19.98 करोड़ पॉपुलेशन है। लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन यूपी की है। उसमें से आप देख रहे हैं कि लगभग 70% पॉपुलेशन कहाँ पे है, लगभग रूरल एरियाज में है। ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन 70% है। अब आप देखिएगा जब हम प्रॉब्लम्स बताएंगे तो कैसे ही इन डेटा को हम रिलेट करते हैं। फिर आप बात करें लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट में क्या है, लिटरेसी रेट देखिए, रूरल लिटरेसी रेट 59.26, अर्बन 77.39। यहीं पे आप, ये सारी डेटा जो है सेंसस बेस्ड है, सेंसस 2011 जो लास्ट सेंसस के डेटा है हमारे पास, उसके बेस पे है। अब अगर आप बात करें लिटरेसी रेट की, तो रूरल में 59.26 है। आप इंडिया से कंपेयर कीजिएगा तो इंडिया की रूरल लिटरेसी रेट लगभग 21.42% है। तो आप देख सकते हैं मोर देन लगभग 11-12 परसेंट पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये एक
अच्छा खासा डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, अर्बन की बात करें तो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, लगभग यहाँ पे 83% होगा, 83.18 होना चाहिए। ठीक है, डेटा आप देख लीजिएगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेक्स रेशियो की बात करें तो 908 और 894, ये मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि अर्बन में कम होते जा रहा है, तो ये एक इशू है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है, सब कुछ है, अवेयरनेस है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी कम है। अगर हम बात करें बाकी फैसिलिटीज़ की, बेसिक कम्युनिटीज़ की, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पक्का हाउस, टैप वाटर, टॉयलेट्स, ये सब क्या है, ये सब बेसिक कम्युनिटीज़ हैं। अब बेसिक कम्युनिटीज़ का आप डेटा देखिए यहाँ पर और यहाँ को कंपेयर कीजिए, रूरल और अर्बन को, तो यूज डिफरेंस आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ 70% हाउस होल्ड में ही रूरल इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे यहाँ पे 92.5% तक रूरल इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गया। पक्का हाउसेज यहाँ लेस देन 50% है, यहाँ 80% है। तो आप देख सकते हैं इन सारे डेटा से कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ है वो रूरल में कम है। अब देखिए कोई भी आदमी ये लिख सकता है आप, लेकिन आपको एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप आंसर लिखते हैं तो आप ये सबको बोल सकते हैं ना भाई रूरल में एम्यूनिटीज़ कम है, अर्बन में एम्यूनिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट आप जब एस्पिरेंट हैं तो एज अ पेपर में आपको इन डेटा के साथ अपनी बातों को रखना है। ठीक है, चलिए, सिमिलरली एग्रीकल्चर वर्कर तो यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ये इससे क्या इंडिकेशन है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अभी तक तो हम डेटा देखे, अर्बन रूरल का थोड़ा कंपेयर किए। ठीक है, अब हम एक एक करके अपने टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, रूरल इश्यूज और इश्यूज इन रूरल एरिया। चलिए, तो क्या क्या प्रॉब्लम है भाई रूरल यूपी के, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट सोच लिया कीजिए किसी भी इशू पे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला चीज़ है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्यों इशू है, बताइए। पहला तो हमने देखे कि कितना लार्ज पॉपुलेशन था, 15 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी तो मोस्ट ऑफ द नेशन की पॉपुलेशन नहीं होती है। उसके ऊपर ग्रोथ, ग्रोथ कितना है, डिकेडल ग्रोथ अगर देखें तो अराउंड 18% है। ठीक है, टू बी प्रिसाइज 17.97%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले ही पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस डिकेडल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हम देख चुके हैं कि कैसे पक्का हाउसेस कम था, तो वो जो डेटा आप पढ़े हैं वो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। कैसे, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, देन टेलीकम्युनिकेशन, एक और अभी जो रिसेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके कारण क्या होते जा रहा है, इसके कारण डिजिटल डिवाइड आते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी फैसिलिटीज़ पे सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन अभी भी अगर आप कहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रूरल एरियाज़ में उतना ज़्यादा अर्बन एरियाज़ की कंपेरेटिवली फैसिलिटीज़ नहीं है, और जिसके कारण कि डिजिटल डिवाइड हो रहा है, जो कि हम कोरोना के टाइम पे देख चुके हैं कि कैसे स्कूल्स वगैरह में लैक हो जा रहा था, रूरल पॉपुलेशन में हमारी बहुत ज़्यादा लैकिंग आ रही थी। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोशल इशू। सोशल इशू या बताइए रूरल एरिया में क्या क्या सोशल इशू होगा। देखिए यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़, एक क्या है, एक है आपका कास्ट का एंगल, दूसरा है जेंडर का एंगल। ठीक है, कास्ट में क्या हो रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा आए दिन दलित के अगेंस्ट केसेस आप देखेंगे, यूपी में वन ऑफ द हाईएस्ट आप देख सकते हो। देन देर इज कास्ट बेस्ड वायलेंस, वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये तो हो गया कास्ट का प्रॉब्लम। ठीक है, जेंडर का क्या प्रॉब्लम है,
क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है, तो यूपी में भी होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू डेथ आप देख सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ही। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इशू। ठीक है, अब इकोनॉमिक इशू में क्या है, देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक इशू की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपोजिनिटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक अपोजिनिटी। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैसे हैं ये बताइए आप मुझे, क्या बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम हैं, कैसे हैं? ऑब्वियसली कम है। कैसे कम है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। ठीक है, तो चलो इंडस्ट्री कम है, तो क्या एमएसएमई है? एमएसएमई में भी आप देखिएगा प्रॉब्लम है, क्रेडिट का प्रॉब्लम है। फिर आप बात करें कॉटेज इंडस्ट्री कि चलो ठीक है कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री होगा, तो वहाँ भी उतना ज़्यादा कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं है, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री फेल हो चुकी है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, इन सब चीज़ का आप देखेंगे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। और फिर आप ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक ही नहीं थी और यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये एक विशियस साइकिल में फंस गया। इंडस्ट्री होते तो हो सकता है पैसा आता तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो इंडस्ट्री आएगा नहीं, तो ये यहीं पे इस ट्रैप में रह जाते हैं। इसके अलावा चलो ठीक है इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं, हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर, अब क्या एग्रीकल्चर में सब कुछ सुखद है? क्या हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर में सब फाइन है? नहीं, एग्रीकल्चर में भी आप देखोगे कि हाँ प्रोडक्शन में तो बहुत सारे जगह पे यूपी अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो जा रहा है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो जाता है। अब ये एग्रीकल्चर में जितना भी आप पढ़े हो कि कैसे सुसाइड हो रहा है, फार्मर की सुसाइड हो रही है, ठीक है, कैसे प्रॉफिटेबल नहीं रह पा रहा है, कैसे लैंड मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लम आप यहाँ पे जो भी आप पहले से लिखे हो, इकोनॉमिक के पेपर में पढ़े हो, ज्योग्राफी के पेपर में पढ़े हो, मानसून का इफेक्ट, वो सारा चीज़ आपको पता होगा, तो एग्रीकल्चर स्ट्रेस कैसे है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या इशू है? ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। एजुकेशन का आप देखिए, लिटरेसी इतनी अधिक है, लिटरेसी ज़्यादा हो रही है, फैसिलिटी कम है, हेल्थ फैसिलिटी कम है। फिर आप देखोगे चाइल्ड लेबर वगैरह का भी इशू है यहाँ पर, है ना। तो चलिए ओवरऑल देखिए, ये एक ब्रॉड आपको आउटलाइन बताया गया है यूपी के प्रॉब्लम्स के। अब ये जो है रूरल प्रॉब्लम्स को आप वैसे भी कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके मन में आए। ये एक बेसिक है कि अगर आपके 5 पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो। देखिए कोई भी आंसर है अगर आपको 8 मार्कर आता है, ठीक है, 8 मार्कर है या फिर 12 मार्कर है, ठीक है, आपको बेसिकली 5 पॉइंट्स अप्रॉक्स आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट सफाइस, यहाँ टू 5 to 7 पॉइंट्स अगर सिंगल मैटर पे लिखना है, अगर ये डिवाइडेड है तो फिर से आप 5 पॉइंट्स इज सफिशेंट। 5 पॉइंट्स के अंदर आप ये 5 हेडिंग्स के अंदर आप मोस्ट ऑफ द हेडिंग्स को, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को डालिए ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड भी रहे। सिर्फ अगर आप पॉइंट 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 लिख दे रहे हैं विदाउट ऑर्गेनाइजेशन तो भी आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल देखी जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल कैसी है। चलिए, तो हमारा सिलेबस क्या था? रूरल इशू। तो क्या रूरल इशू पे छोड़ दे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इशू है तो सॉल्यूशन भी तो आपको देना होगा, सॉल्यूशन क्या है वो बताना होगा ना। तो देखिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है वो देखना होगा हमें। तो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो देखिए सबसे पहला क्या था, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हमने क्या लाया, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाए। ठीक है, 21-23। इसमें हमारा क्या टारगेट है कि भाई बर्थ रेट को कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? टू
2.1% पर 1000 2026 तक और 1.9 बाई 2030। मतलब जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 रिप्लेसमेंट रेट जानते हैं आप। रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि अगर एक व्यक्ति है, एक कपल है, तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, तो रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, दो लोग हैं तो दो लोग होना चाहिए, तो 2 का रिप्लेसमेंट 2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 का रिप्लेसमेंट 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 से हाइयर होगा, क्योंकि डेथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमने 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट माना है। तो रिप्लेसमेंट रेट हमारा 2026 तक और 1.9 बाई 2030। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या प्रॉब्लम था, इसके बाद प्रॉब्लम था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमने क्या किया, देखिए मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। इसमें क्या है, इसमें आप देखिएगा कि बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, इन सब चीज़ को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे फोकस किया गया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी सिमिलर लाइन पे होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट कराया जा रहा है। चलिए अब देखिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा फंड भी चाहिए होगा, तो फंड के लिए कुछ इनोवेशन भी करते हैं। देखिए वैसे तो बजटरी फंड है, लेकिन कुछ इनोवेटिव स्टेप्स भी है जिसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ये क्या है, इसमें क्या है कि आपको 50% प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। ठीक है, और आपके फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो आपके नाम पे किया जा सकता है। तो लोग नेम फेम के कारण भी इस प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हो गया, इससे थोड़ा सा गवर्नमेंट का बर्डन भी कम हो गया। ठीक है, और ये भी है कि आप अपने सोसाइटी को कुछ दिए, अगर आपके पास पैसा है, तो एक किस तरीके इंडिविजुअल एफर्ट भी अगर कोई चाह रहा है इंडिविजुअल एफर्ट करना, तो उसके लिए एक माध्यम भी बन सकता है ये। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्कीम है। सिमिलरली ग्राम उदय रोजगार योजना। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए प्रॉब्लम एक और अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की अगर बात करते हैं, तो फाइनली जो यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ग्रामोदय रोजगार योजना है, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, स्किल डेवलपमेंट का बात है। ठीक है, चलिए कन्या सुमंगल योजना, ये किस लिए, गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट के लिए। तो जो जेंडर का इशू था वो यहाँ से सॉल्व हो सकता है। देन अगेन ये भी बहुत फेमस है, ओडी ओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है कि भाई आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट को अगर एक प्रोडक्ट अलॉट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उस प्रोडक्ट के लिए जो क्या होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया का एक लिंकेज हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा डेवलपमेंट होगा। छोटा सा भी प्रोडक्ट है तो उसकी पूरी चेन बनेगी, सप्लाई चेन बनना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उस एरिया का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव या गवर्नमेंट स्टेप पूछा जाता है, या नहीं भी पूछा जाता है, आपको इशू दिया जाता है, तो आपको 2-3 इनिशिएटिव तो लिखने ही हैं। अब बात क्या है कि कोई भी स्टेट है तो वहाँ पे 2 टाइप के स्कीम्स होंगे। ठीक है, एक जो गवर्नमेंट खुद ही इनिशिएटिव ले रही है, और एक जो सेंटर की कुछ इनिशिएटिव है जो कि स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक खुद ही स्टार्ट कर रहा है एंड खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, और एक सेंटर का स्टार्टेड है एंड इट इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम अभी तक देखें कि भाई स्टेट रन, स्टेट इम्प्लीमेंटेड स्कीम है। अभी यहाँ पे अदर स्कीम्स हैं जो कि सेंटर के हैं और स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो है, जो सेंट्रल स्कीम है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हम आपको बस एक बार ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं। स्टेट स्कीम को हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक पेपर है, बट आंसर में आपको दोनों लिखना है, इसीलिए हम दोनों ही बता रहे हैं आपको यहीं पे। चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एरिया, ग्रामीण के लिए भी है, हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर दोनों ही हैं। ठीक है, अर्बन के लिए भी है। पहले 2022 का टारगेट था, अब इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया। देन किसान
सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना में आपको पता है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है 6,000 का, ठीक है, तो किसान पीएम किसान के नाम पे फेमस है। देन ग्राम स्वराज अभियान, अगेन आयुष्मान भारत एंड स्वच्छ भारत, ये भी बहुत फेमस है। आयुष्मान भारत में आपको पता है ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। देन स्वच्छ भारत, अब स्वच्छ भारत रूरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप देखिए रूरल एरियाज में स्पेशली टॉयलेट का ना होना एक बहुत ही बड़ा इशू था। ये एक सोशल इशू भी है, हेल्थ इशू तो था ही कि चलो ठीक है बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था, प्लस एक सोशल इशू भी है, प्लस आप देखिए तो ये एक जेंडर का इशू भी है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट जो टॉयलेट जो ज़्यादातर नहीं थे वो आप देखिएगा लोअर कास्ट के पास बिल्कुल भी लेस नंबर ऑफ टॉयलेट्स थे। जेंडर इशू आपको पता है कि जो महिलाएं थे उनको आपने टॉयलेट मूवी में भी देखा होगा कि उन्हें रोक कर रखना पड़ता था बहुत टाइम तक टॉयलेट, तो ये एक इशू था जिसके कारण उनका हेल्थ इफेक्ट हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत रूरल अभियान, ठीक है, फॉर रूरल एरियाज। अब देखिए सिमिलरली सॉल्यूशंस आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट इतने इनिशिएटिव मोर देन इनिशिएटिव है क्योंकि लगभग लगभग 10-12 प्रोग्राम्स आपको बता दिया गया है। इसमें से अगर आप 7-8 भी याद होगा आपको तो आपको नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो आई होप रूरल इशू सब समझ रहे होंगे, इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट के वो भी देख लिए। अब हम थोड़ा अर्बन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, अर्बन में भी पहला प्रॉब्लम तो क्या है, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का क्या प्रॉब्लम है बताइए। सिमिलरली ग्रोथ हम देख रहे हैं अराउंड 28.52% का ग्रोथ है। तो ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस ग्रोथ को सस्टेन कर पा रही है हमारी सिटीज, ये क्वेश्चन है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है, क्या डेटा है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2050 तक ये जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा, 60.5%, ठीक है। तो 60.5% अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगा। अब अगर इतना अर्बन पॉपुलेशन हो रहा है तो क्या हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या हमारे पास प्लानिंग हम किए हुए हैं इस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए? तो चलिए वो भी देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान आया, ठीक है, ये कब तक के लिए आया, 2015 से 31 के लिए, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन जो अर्बन एरियाज में बढ़ रही है उसके कारण क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पॉपुलेशन इंक्रीज, उसके कारण ओवर क्राउडिंग हो रहा है अर्बन एरियाज में, और ओवर क्राउडिंग के कारण क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैग करेगा, ठीक है। तो ये तो चलिए हम बता दिए। और अभी और क्या प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इतना तो समझ में आ गया कि इनएडिक्वेट है। और आप देखिए अदर प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि हाउसिंग का शॉर्टेज है, ठीक है, और क्या वाटर स्कार्सिटी है अर्बन एरियाज में, एक टाइम पानी आएगा कभी। उसके बाद क्या है, ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस की भी कमी है, ठीक है। तो स्पेस नहीं है, ग्रीन स्पेस नहीं है, हाउसिंग नहीं है, वाटर स्कार्सिटी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए,
और आप देखते हैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको इफेक्टिव प्लानिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? इफेक्टिव प्लानिंग। लेकिन हमारा अर्बनाइजेशन कैसा हो रहा है इंडिया में? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है स्पेशली वो अनप्लैंड है। ठीक है, हमने प्लानिंग नहीं की, बस अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, बाहर से अर्बन सेंटर में अट्रैक्ट होके आ जा रहे हैं या फिर अर्बन एग्लोमरेशन बन जा रहा है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? अनप्लैंड है। अब अनप्लैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो कि कैसे ये दोनों लिंक्ड है। ठीक है, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है, आपने क्या किया, अर्बन सेंटर हो गया, रोड पे कार्स ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कार ज़्यादा है, कंजेशन हो गया। लेकिन हमने क्या किया था कि रोड उतनी चौड़ी नहीं बनाई थी, रोड्स के जो विड्थ थी वो उतनी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट रिजल्ट हो जाएगा कंजेशन। इफ़ यू सी द कंजेशन इन लखनऊ कानपुर, तो आपको 2 किलोमीटर चलने में पता चला 1 घंटा लग जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी एरिया में। ठीक है, तो ये ट्रैफिक कंजेशन हो गया, टाइम की बर्बादी, फ्यूल की बर्बादी, पॉपुलेशन जो वर्क कर रहा था वो यहाँ पे ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो यू हैव टू रिलेट। हमने देखा कि पॉपुलेशन से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग के कैसे रिलेशन था। तो आपको आंसर में इसी तरह रिलेट करना है अपने पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंटल इशू ले लीजिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू आप देख ही लिए थे, ग्रीन स्पेस। यहाँ पे हमने बताया था ग्रीन स्पेस नहीं है। और आप देखिए क्या प्रॉब्लम, रिलेट कीजिए। यहाँ पे हमने मान लीजिए कि कंजेशन की बात की, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे पॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और क्या है, अर्बन सेंटर में इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से भी पॉपुलेशन पॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूपी की बात करें तो ऑलमोस्ट टॉप 25 सिटीज़ में आप देखोगे हर वक्त लगभग लगभग 10 to 14 सिटीज़ आ जाते हैं। दिस इज a ह्यूज नंबर कि वर्स्ट पॉल्यूशन, वर्स्ट एयर क्वालिटी पॉल्यूशन में आप देखते हो कि वर्स्ट एयर क्वालिटी हमारे यहाँ है यूपी में। ठीक है, बहुत ही ख़राब बात है। चलिए ठीक है, बात करोगे कानपुर की तो ये तो भाई इनफेमस हो गया है एयर पॉल्यूशन के लिए। चलिए, अब उसके अलावा भी आप देखेंगे तो वाटर पॉल्यूशन वगैरह भी है, जिसके लिए हम नमामि गंगे वैसे स्कीम्स लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इशू देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इशू सोशल इशू। सोशल इशू क्या हो रहा है यहाँ पे? सोशल इशू देखेंगे तो इसको थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक आप देखो। रूरल एरियाज में सोशल इशू क्या था, कास्ट बेस्ड इशू था, जेंडर इशू था। यहाँ पे कास्ट बेस्ड के अलावा एक एंगल है सेग्रीगेशन का, सोशल सेग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखोगे स्लम का। ठीक है, ये भी एक इशू बन जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो कि रिच लोग का अलग एरिया है। ठीक है, पुअर बीच बीच में स्लम एरियाज बन रहे हैं, तो ये एक इशू बन जा रहा है। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम है, माइग्रेशन का इशू है। ठीक है, ये भी एक इशू है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक इनकम इनइक्वालिटी का एंगल आता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इनकम इनक्वालिटी जो सिटीज़ में है वो और भी ज़्यादा मतलब हाई है। कैसे? तो आप देखिएगा कि फ्रॉम स्लम एरियाज टू हाई राइज बिल्डिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टार्क डिफरेंस होता है फैसिलिटीज़ का, इनकम का। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो, माइग्रेशन का इशू लिख सकते हो, इनकम इनक्वालिटीज़ का इशू लिख सकते हो, तो सोशल इश्यूज भी ये सारी एंगल पे आप लिख सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, अब पब्लिक सर्विस
एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये कैसा है भाई अर्बन एरियाज में, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कैसे, देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ पब्लिक सर्विस देनी है तो आपको क्या होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन होना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ सर्विस कहाँ से आएगा, गुड गवर्नेंस से, ठीक है। अगर करप्शन है, रेटेपिज्म है, तो कभी भी क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छे नहीं हो सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम अगर आप देखिए तो कुछ बेसिक एमिनिटीज़ भी आपको रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सैनिटेशन का है, ड्रेनेज सिस्टम का है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ की फैसिलिटी है, एजुकेशन की फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ भी पब्लिक सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैटर करता है। तो ये भी आप देख ही रहे हैं, हमने डेटा भी देखा था पहले कि ये बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसके एडिशनल कुछ और प्रॉब्लम आप जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे कि इस प्लानिंग में आप ऐड कर सकते हैं मास्टर प्लान की कमी, ठीक है, मास्टर प्लान का अच्छा ना होना, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी में इलीगल सेटलमेंट्स की बात कर सकते हैं। और क्या बात कर सकते हैं, इंक्रोचमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी अर्बन फ्लडिंग आया तो क्या हुआ, एग्जाम्पल तो आपको लिखना है जगह, अर्बन फ्लड्स आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम्स है उसके कारण फ्लड जो है और इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि जो जिस एरिया में वाटर फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम्स हमने देख लिया, अब देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं लिए गए हैं सरकार के द्वारा, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इनिशिएटिव्स लेने से पहले आप देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा था यहाँ पे। मेजर प्रॉब्लम था हमारा, पहला प्रॉब्लम जो था वो था प्लानिंग एंड गवर्नेंस। प्लानिंग का प्रॉब्लम था प्लस गवर्नेंस का प्रॉब्लम था, ठीक है। फिर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, ठीक है। इसी में आप जोड़ सकते हैं कि मोबिलिटी का प्रॉब्लम था, हमने देखा था कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान 2015-31 में कैसे मोबिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और इशू है कि आप बोले कि इतना चीज़ सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फंड्स होना चाहिए ना, तो ये सारी इशू थे। तो इस लेवल पे अगर इन तीनों लेवल पे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हो गई तो क्या होगा, देर इज़ अ वे, देर इज़ अ चांसेस कि सॉल्यूशन मिल सकता है हमें। तो अब देखते हैं कि अलग अलग करके बाइफरकेट करके कि इन तीनों चीज़ों पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इनिशिएटिव प्लानिंग के लेकर, तो प्लानिंग में क्या है कि हमने उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट लाया, ठीक है। अब ये मेजर एक्ट है जिससे कि सारा आपका स्टेट में जो भी चीज़ें एक इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सकता है, अर्बन प्लानिंग का रेगुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, उसके तहत काम होता है, ठीक है। देर विल बी मास्टर प्लान फॉर डिफरेंट मास्टर प्लान, फॉर एग्जाम्पल 30 मास्टर प्लान ऑफ 37, मास्टर प्लान ऑफ 237, देन 57, ऐसे करके आप देख सकते हो कि मास्टर प्लान्स बनते रहते हैं। इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान इसी में है, ठीक है। अब इस प्लान में क्या होता है, इस प्लान में सारा चीज़ होता है, विजन, डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एक्शन प्लान, ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ। तो कैसे आप एक प्लान रहेगा, इस प्लान में कैसे कैसे फ्यूचर में कैसे कहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग किसी प्लॉट को या किसी एरिया को खरीदने के लिए ये प्लान देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है तो उस एरिया में ज़मीन वगैरह ले लो, ठीक है। चलिए अब देते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये किस लिए है, ये है भाई कि भाई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे हम और हम मॉनिटर करते रहेंगे सारी चीज़ों को, जैसे कि ट्रैफिक सर्वेलेंस। इससे क्या होगा, इससे एक सिटी में क्राइम देख सकते हैं, ठीक है, इससे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं,
और अगर कुछ रिस्पांस हुआ इमरजेंसी में तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप जो साइंस का एग्जाम्पल है उसमें भी आप लिख सकते हैं। अब हम मोबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आया गया है, ठीक है। अब इस पॉलिसी में क्या है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे हम इफेक्टिव बनाएं, कैसे हम रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाए, कैसे हम ग्रीन मोबिलिटी लाए, कि जो बसेज हैं वो ई बसेज आए, इलेक्ट्रिक बसेज आए, कैसे जो व्हीकल्स हैं उसके पोल्यूशन को रोका जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन पॉलिसी में देखेंगे। इसमें एक और एंगल आप देखिए कि मास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर फोकस किया जाएगा। चलिए अब इसी का एक एग्जांपल है मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, मेट्रो। तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाया गया जिसके अंदर की बहुत सारे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैं। अब देखिएगा कितने सिटीज़ में अभी हो गया है, 12 हैं या 14 सिटीज़ में, आप मुझे बताइए, ठीक है, कि कितने सिटीज़ में मेट्रोज अभी आ गए हैं, ठीक है। तो मेट्रो का एग्जांपल हो गया। देन वी हैव सीन द पॉलिसी स्कीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश अर्बन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा, कैसे इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, बाय प्रोवाइडिंग फंड्स, ठीक है। अब फंड्स ये किस चीज़ को देगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देगा। वो क्या होता है, रोड, ब्रिजेज, वाटर सप्लाई, यही सब वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन अगेन देयर इज वन मोर थिंग, नगर विकास फंड। ये भी क्या करेगा, ये भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, प्लस ये अर्बन रिजुविनेशन एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव जो है ये आपका कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इनिशिएटिव ली गई है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की इनिशिएटिव, ठीक है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट, क्योंकि अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट की कमी, ग्रीन एरियाज की कमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, रिक्रिएशनल स्पेस नहीं है, रिक्रिएशनल स्पेस का लाना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ में राइट टू गुड लाइफ आता है, राइट टू गुड लाइफ में आपको रिक्रिएशनल प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको रिलेट करना है आंसर्स को। चलिए नेक्स्ट आप देखिए एक और प्रॉब्लम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भी स्टेट फोकस कर रही है, ठीक है। अब ये कैसे, ब्रॉडबैंड्स ला रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ला रही है, ई गवर्नेंस का सिस्टम ला रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पार्ट होगी। अब इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, गुड गवर्नेंस होगा, ठीक है, पीपल का इंगेजमेंट होगा, मोर पार्टिसिपेशन होगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एक फुल स्ट्रक्चर में ला सकते हो। ये 3 पॉइंट लिख दिया मैंने, जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया रिगार्डिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिगार्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आप अपने आंसर्स में ऐड करेंगे। चलिए अब एक और प्रॉब्लम बच रहा है, वो है हाउसिंग का। हाउसिंग का प्रॉब्लम क्या है, देखिए हाउसिंग की प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी की बात, कि भाई घर तो सबको चाहिए लेकिन अफोर्डेबल होना चाहिए। तो इसके अंदर आप देखिए एक मुख्यमंत्री आवास योजना स्कीम है, ठीक है, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, किस लिए, ताकि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या रिनोवेट कर सकते हैं, या कोई भी हाउस को जब भी आप एक्विजिशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मदद करेगी सरकार, ठीक है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी भी लाया गया है, वो किसके लिए लाया गया, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाया गया है और लो इनकम ग्रुप्स के लिए लाया गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें। इसी में एक और स्कीम है, वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा रेंटल हाउसिंग स्कीम का भी बात होता है, रेंटल हाउसिंग स्कीम्स। अब ये किस लिए होता है,
ये होता है कि जैसे अर्बन डवेलर्स हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स हैं या बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक रेंट पे आप कुछ दिनों के लिए आप हाउस ले सकते हैं, तो ये भी है, उनको फैसिलिटी मिल गई, ठीक है। फिर क्या है, स्लम रिहेबिलिटेशन की भी बात होती है। स्लम रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे जो स्लम एरिया है उनको हटाकर वहाँ पर क्या है, वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनको फिर से रिहेबिलेट किया जाता है, ठीक है, पक्के घर बनाए जाएंगे, उसमें रिहेबिलेट किया जाएगा, उनको प्रॉपर फैसिलिटी दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ आप अर्बन हाउसिंग के बारे में भी आप लिख सकते हो। तो कुछ और स्पेशल इनिशिएटिव देख सकते हैं जो कि सेंटर की है, सेंटर की इनिशिएटिव जो स्टेट इम्प्लीमेंट करता है। अब अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफर, अमृत स्कीम, ठीक है, ये सारी स्कीम्स आपको पता है, स्मार्ट सिटी मिशंस, ठीक है, ये सब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। स्मार्ट सिटी मिशंस आप देख रहे हैं कितने सिटी में स्मार्ट, कहाँ का स्मार्ट सिटी है यूपी में, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, आप देखिएगा। देन हृदय योजना, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन प्लान, इसी में आप देखिएगा। देन आयुष इज ऑल्सो है। देन हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल देखा था, रूरल में, अर्बन में भी सेम चीज़ है। देन पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो आप सेंटर के और भी स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे लगता है कि आपको 15-20 स्कीम्स बताया जा चुका है, 15-20 इनिशिएटिव, आप इसमें 5-6 भी इम्पोर्टेंट याद कर लो, ठीक है, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर आंसर्स। अब देखिए, हमने रूरल प्रॉब्लम देख लिया, अर्बन प्रॉब्लम देख लिया, हमने दोनों का डेटा भी कंपेयर कर लिया। अब हम चलते हैं ट्राइबल इशू के ऊपर। अब ट्राइबल प्रॉब्लम्स देखते हैं। ट्राइबल प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले ट्राइबल्स की अगर बात करें तो पॉपुलेशन को देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। कैसे, अब यूपी का पॉपुलेशन 20 करोड़ है, लगभग लगभग 19.98, और यहाँ पे क्या है 11,34,273, ठीक है। अब ये कितना होता है, सिर्फ 0.56%, ठीक है। तो एक तो पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली इनके रिलीजियस और कल्चर चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऊपर से आप देखोगे तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही वाइड स्प्रेड है, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। प्लस जहाँ पर पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। वन ऑफ द हाईएस्ट जहाँ लखीमपुर खेरी की है। अब खेरी में भी देखिएगा तो इनका पॉपुलेशन का परसेंट कितना है, केवल 1.2% है, ठीक है, ये सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग है। बलरामपुर देखिएगा तो 1.1% है, यहाँ पर 0.4% है, श्रावस्ती में 0.4% है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हैं भी वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम देख लो जो यूपी में ज़्यादा हैं। थारू हैं, बुक्सा हैं, जौनसारी है, रज्जी है एंड भुटिया हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ये। जैसे रज्जी ट्राइब्स, इनके अलग अलग कैरेक्टर हैं, जैसे आज भी ये साइलेंट बाटर करते हैं, ठीक है। बाटर सिस्टम समझते हो गए आप, पुराने जो सिस्टम है जहाँ पे मनी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो देयर आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए इनका प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलो प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले लैंड एंड रिसोर्स राइट। लैंड और रिसोर्स राइट में हम क्या देख रहे हैं, पहला प्रॉब्लम कि देखो जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स पहले जंगल में थे, वो उनका एरिया था, अब उनके एरिया से उनको हटा दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके पास लैंड राइट चले गए, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो खुद अपने नेचुरल जिन पे वो शुरू से अपना हक मानते थे, उन रिसोर्सेज पे वो नहीं यूज कर सकते। देन फॉरेस्ट राइट के कारण उनका एविक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
ये सब कंबाइन हो रहा है। देन एक प्रॉब्लम और है, डिस्प्लेसमेंट एंड लाइवलीहुड का। ये कैसे? आप देखो यूपी की बात करूं तो सोनभद्र में क्या हुआ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में अ, बाइगा बाइगा का जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रॉब्लम जो है वो दो प्रॉब्लम और एसोसिएटेड है। कैसे? जो ट्राइब्स हैं उनका एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उनका एक जो इन्वायरमेंट है उसी इन्वायरमेंट में वो करते हैं। अब ये इन्वायरमेंट ही चला गया तो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी चला गया, तो जिसमें वो स्किलफुल थे वो स्किल का अब वो यूज नहीं कर पा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्किल खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक कल्चरल इरोजन भी हो जाता है इनसे। क्यों? क्योंकि पहले वो एक साथ रहते थे, ठीक है, नेचर के साथ रहते थे। अभी क्या है, उनको जो रिहेबिलिट किया जाता है वो हो सकता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं हो गया, हो सकता है कि उनके जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको कहीं और लैंड दिया जाए, कहीं और सेटलमेंट कराया जाए और आपको कहीं और, तो आपका क्या हो रहा है, एक सोशल प्रॉब्लम आ जा रहा है और एक कल्चरल प्रॉब्लम भी आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस में तो आप देख सकते हैं पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इन कंपेरेटिव टू अदर पॉपुलेशन। देन माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। पहले तो उनको प्रोटीन्स कहाँ से मिल जाते थे कि मान लीजिए कि जंगल से उनको प्रोटीन मिल जाता था, फ्रूट लेते थे तो उनको मिनरल्स मिल जाता था, तो अभी उनके पास माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है। देन जो गवर्नमेंट स्कीम है वो भी पहुंच नहीं पा रही है वहाँ तक क्योंकि उनका सबसे रिमोटेस्ट एरिया में वो रहते हैं। ठीक है, अब स्किल डेवलपमेंट, जो नेचुरल स्किल था वो तो चला गया और नया स्किल आप सिखा नहीं पा रहे हो। देन बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विस क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज। अभी तो हम देखें कि रूरल एरियाज में भी नहीं पहुंच रहा है, तो मोर रिमोटली ट्राइबल्स, रिमोट विलेज और रिमोट रहते हैं। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की डिस्पैरिटी है। देन उनको अपनी हक के बारे में भी नहीं पता है, वो इतने सिंपल हैं कि उनको अपनी लीगल राइट्स के बारे में भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ देम अभी भी अपने कस्टमरी लॉ पे बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अदर राइट्स हैं जो उनको सरकार दे रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है, उनके बारे में ढंग से उन्हें पता भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है, मनी लैंडर्स उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अभी देखिए कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, कितने सालों में हमारे यहाँ पहले ट्राइबल प्रेसिडेंट बन के आई हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कि कोई भी ट्राइबल प्रेसिडेंट नहीं आया था। वैसे ही अगर आप लोकल लेवल पे भी देखिएगा तो ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। इवन अदर देन अदर इंस्टीट्यूट भी देखिएगा, इंस्टीट्यूशंस में भी ट्राइबल का जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें रिप्रेजेंटेशन कम है। देन लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, यहाँ पे भी आप देखिएगा कि उनकी जो एक लैंग्वेज है वो अलग है और जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है वो अलग है। अब सिंस दोनों लैंग्वेज अलग है तो उनको एक लैंग्वेज का भी बैरियर सहना पड़ रहा है। अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम आता है कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को छोड़ के मेन स्ट्रीम की जो लैंग्वेज है उसको अपनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी लैंग्वेज इंडेंजर्ड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बू लैंग्वेज जो है वो क्या हुआ, बू लैंग्वेज खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि यूनेस्को बहुत हद तक काम कर रही है इस पे। देन कुछ अदर इश्यूज भी हैं, कैसे, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन का इशू है। ठीक है, वो खुद से लिकर अपना बनाते थे नेचुरल चीज़ों से। अभी क्या हो रहा है, अभी वो जो लिकर है वो IMFL यूज़ कर रहे हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड लिकर हैं या फॉरेन लिकर्स हैं, तो वो उनको महंगो दाम में बिक रहा है, उसमें इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है।
जो उनके लिए अनहेल्दी है, मनी लैंडर ट्रैप में फंसा रहे हैं। देन बॉन्डेड लेबर का केस आ जा रहा है कि मनी लैंडर जो है इनको, इनके पास जब पैसे कम रहते हैं तो क्या हो रहा है कि बैंक नहीं है यहाँ पे इन एरिया में, तो बैंक की जगह इन्हें मनी लैंडर से पैसे लेना पड़ता है खेती वगैरह करने के लिए। ठीक है, अब मनी लैंडर आपको पता है इनकी ज़मीन रख लेंगे, लैंड ग्रैब कर लेंगे, प्लस क्या हो रहा है, प्लस इनको बॉन्डेड लेबर बना देंगे। और यहीं पे एक और नया चीज़ आ रहा है जाता है कि यहाँ पे इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी केसेस आए हैं यूपी में सामने, कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारी केसेस आप देख सकते हो। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं क्या क्या है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो इसमें देखिए वन बंधु कल्याण योजना है। ठीक है, ये जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, 2016 में ये इनिशिएटिव आया हुआ, ये चेक कर लीजिएगा कौन सा ईयर है। ठीक है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी की बात करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, हर तरीके का जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता है। फिर क्या है, ट्राइबल सब प्लान की बात। ट्राइबल सब प्लान क्या है, देखिए ट्राइबल सब प्लान जो है ये फंड्स देता है, सेंटर जो है एलोकेट करता है फंड। अब ये जो फंड है वो किस लिए होता है, ये स्पेसिफिक फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट होता है। ये फंड जो है ये आप कहीं और पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये सारी फंड जो है सिर्फ आप ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपने जीएस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, देन स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, ये सारी ही 1 सेकेंड, देन स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, ये भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्किल डेवलपमेंट इनको सिखाया जा रहा है। यहीं पे आप देखिएगा रोल ऑफ ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, ट्राइफेड अलग अलग स्टेट में जाकर अलग अलग ट्राइब्स को इनको स्किल डेवलपमेंट कराती है, ऑन्टरप्रीनियर स्किल्स देती है, ताकि ये कुछ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कर सके। देन फॉरेस्ट राइट इम्प्लीमेंटेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको यूपी में अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है ताकि इनको राइट्स मिल सके। देन एजुकेशन इनिशिएटिव, एजुकेशन इनिशिएटिव, हेल्थ इनिशिएटिव की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एजुकेशन में क्या हो रहा है, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आश्रम स्कूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर इनके लिए और क्या किया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे आप रिजर्वेशन का भी एंगल डाल सकते हो। ठीक है, फिर देखिए हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज में आप डाल सकते हो कि रिमोट विलेजेस में, रिमोट सेंटर्स में जाकर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मोबाइल यूनिट्स जाती हैं और यहाँ पर उनके हेल्थ चेकअप होता है, हेल्थ सैंपल दिया जाता है, और कुछ छोटे सर्जरी होते हैं जैसे कैटरैक्ट वगैरह के, तो भी ये जो वैन्स हैं वो कर देते हैं। ठीक है, कैंप लगाए जाते हैं। देन ट्राइबल कल्चर एंड फेस्टिवल इवेंट, ये क्या है, देखिए ट्राइबल कल्चर्स जो हैं उनको भी हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम इवेंट दे रहे हैं, यूपी सरकार इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इनसे इनको कल्चरली बूस्टअप होगा। ठीक है, और अदर सोसाइटी जो कि नेग्लेक्ट कर रही थी इनको, उनके उनके को भी इन सब चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस पता चलेगी, इनका कल्चर राइट्स प्रिजर्वेशन भी होगा, कल्चर प्रिजर्वेशन का भी काम होगा। तो ऐसे आपने ये इशू देखा। ठीक है, तो आज हमने रूरल इशू, अर्बन इशूज एंड ट्राइबल इशू देख लिया। ठीक है, ये इस चैप्टर का 5th चैप्टर था, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो फेस्टिवल्स हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है करके हम देखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।